नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने एक फ़िल्म आ रही है केसरी, जो इस्लाम मुखालिफ है, मुसलमान मुखालिफ है, उसकी तफसीलात पर रोशनी डालूँगा और EVM के सिलसिले में जो हंगामा मचा है उस सिलसिले में आज गुफ्तगू करूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, आजकल सियासी या मुतासिबाना मकसद से तारीख़ को बदलने की कोशिश की जाती है। एक फ़िल्म आ रही है केसरी, बल्कि रिलीज़ हो चुकी है, लोग देख भी चुके हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इस्लाम मुखालिफ और मुसलमान मुखालिफ पेश करने की कोशिश की गई है और तारीख़ के साथ खिलवाड़ किया गया है। निज़ाम पाशा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने दी वायर में बेहतरीन अंदाज में इस पर तबसरा किया है। मैं उसी को तफसीलात के साथ आप लोगों के सामने रखने की जसारत कर रहा हूँ। ये कोशिश अमूमन इस्लाम को बदनाम करने और मुसलमानों की खिदमात को बैक कलम मुस्तरद करने के लिए की जाती है। इसकी ताज़ा मिसाल फ़िल्म केसरी है। फिल्म साज दावा करते हैं कि ये फ़िल्म तारीख़ी वाक़यात पर मबनी है, हालांकि तारीख़ से चंद वाक़यात और किरदार उठाकर उनको एक फ़र्ज़ी कहानी की सूरत में पेश किया गया है, जिसका मकसद इस्लाम और मुसलमानों को गलत नुक्ते नज़र के साथ पेश करना है। इसमें दो राय नहीं है कि 1897 में हुई सारागढ़ी की जंग में 36 सिंह रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी एक अहम तारीख़ी वाक़या है, लेकिन यहाँ उनकी कुर्बानी को सही तारीख़ी तनाजुर में पेश करना ज़रूरी है। दरअसल सारागढ़ी की जंग, जिसे बरतानवी तारीख़दानों ने शुमाली मगरबी सरहद की बगावत का नाम दिया है, वो बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों की जंग आज़ादी थी। ये जंग जिस इलाके में लड़ी गई और जिसको फिल्म में पेश किया गया है, वो इस वक्त पाकिस्तान के शुमाली मगरबी सरहदी सूबे में वाक़ है। लेकिन याद रखने की बात है कि 1897 में पाकिस्तान का वजूद नहीं था और ये इलाका हिंदुस्तान का ही सूबा कहलाता था उस वक्त। औरकजई और आफरीदी पठान जिन्होंने सारागढ़ी पर हमला किया था, वो उस सूबे की तरावादी के बाशिंदे थे। वो इतने ही हिंदुस्तानी मुजाहिदीन आज़ादी थे जितने खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी गांधी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने इस जंग के 14 साल बाद उसी सूबे में गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह किया। पाकिस्तान की मांग पहली मरतबा सारागढ़ी की इस जंग के 36 साल बाद 1933 में चौधरी रहमत अली ने तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में रखी थी। 1891 में इस जंग से 6 साल पहले अंग्रेज़ों के नाम से एक फौजी मुहिम चलाई थी, जिसके तहत उन्होंने इस इलाके के पठान कबीलों को काबू में करने के लिए शिमाली मगरबी सरहदी सूबे में समाना नामी कोही सिलसिले पर कब्जा कर लिया था। समाना नामी कोही सिलसिला यानी एक पहाड़ी सिलसिला है, उस पर कब्जा कर लिया था। इस मुहिम के दौरान अंग्रेजों ने सारागढ़ नामी एक पठान इलाका जो किस कदर ऊंचाई पर था, उस पर हमला करके उसे तबाह कर दिया था और इस मकाम पर सारागढ़ी के नाम से किला तामीर कर लिया था। फिर अंग्रेज़ों ने सारागढ़ी और उसके कुर्ब-नवाह के किलों की हिफाजत के पेश नज़र आसपास के सभी गांवों को तबाह बर्बाद कर दिया था। अपने वतन को अंग्रेज़ों से आज़ाद करके दोबारा हासिल करने के लिए इन पठानों ने 1897 में ये जंग लड़ी थी। मेरनजई मुहिम सारागढ़ी और अतराफ के किलों की हिफाजत के लिए सिखों को मुंतखब करने की बरतानवी मुअर्रिख 2 वजह बताते हैं। अव्वल कि बरतानवी फ़ौज के पठान फौजी अपने कबीले के खिलाफ तलवार उठाने पर बगावत को तरजीह देते थे, जबकि सिख सिपाहियों ने 1857 में ही अंग्रेज़ों के हक़ में अपनी वफादारी का सबूत पेश कर दिया था। मुतअद्दिद अंग्रेज़ मुअर्रिखों ने इसकी तरफ इशारा किया है कि 1857 में सिख सिपाहियों ने बागियों का साथ नहीं दिया था, इसलिए बाद में अंग्रेज़ों ने पंजाब को अपनी फ़ौज की भर्ती का सबसे बड़ा मरकज़ बनाया और इसी पॉलिसी के तहत 36 सिख रेजिमेंट की तश्कील हुई। दूसरी वजह यह थी कि सिखों और पठानों की पुरानी दुश्मनी थी और पंजाब के सरहदी इलाकों में महाराजा रंजीत सिंह जी के ज़माने से सिखों और पठानों की कई जंगें हुई। इसीलिए फूट डालो और राज करो पॉलिसी के तहत अंग्रेज़ों ने पठानों से लड़ने के लिए सिखों का इंतखाब किया था। ये वो पस मंज़र है जिसमें पठान और सिख फौजियों ने सारागढ़ की जंग में एक दूसरे को अपना मद्दे मुकाबिल पाया। इस तारीख़ी पस मंज़र का जिक्र किए बगैर फिल्म केसरी में इस जंग का सबब एक फ़र्जी वाक़े को बताया गया है। फिल्म के मुताबिक ऐशर सिंह यानी अक्षय कुमार जो है बीजेपी
के करीबी जो माने जाते हैं और कैनेडियन पासपोर्ट होने की वजह से और हालिया नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लेकर के भी इनका बहुत बड़ा मजाक बनाया गया था, वो इस फिल्म में अहम किरदार में है अक्षय कुमार। इसने पठान कबीले के मुल्ला के चुंगल से कबीले की एक लड़की को बचाया है, यानी एक मौलवी के चुंगल से कबीले की एक लड़की को बचाया। शरीयत की खिलाफ वर्जी के जुर्म में मौलवी इस लड़की को मौत की सजा देना चाहता था और ईश्वर सिंह ने इस लड़की को बचा लिया। अपने अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी का बदला लेने के लिए पठानों ने सारागढ़ किले पर हमला कर दिया। फिल्म में जंग की शुरुआत भी इस तरह होती है कि वही मौलवी अब पठान लश्कर की सिपह सालारी करते हुए फिर उसी लड़की को घसीटते हुए किले के सामने लाता है और उसका सर कलम कर देता है। इन दोनों ही मौकों पर यह दिखाया गया है कि मौलवी सूरह फातिहा पढ़ते हुए लड़की के साथ बर्बरियत और फिर उसका कत्ल करता है, जबकि सूरह फातिहा से इस वाक़े का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि देखने वालों पर यह असर पड़े कि ये जुल्म जबर कुरान के अहकामात के मुताबिक हो रहा है। इस तरह फिल्म साहब ने इस जंग का पूरा पस मंजर ही बदल दिया। यूं मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाले पठान जालिम और गुमराह हो गए और अंग्रेज़ों के लिए लड़ने वाले सिख बरहक करार पाए। इस तरह की मंजरकशी की गई है इस फिल्म में। इसके अलावा जंग में पेश आने वाले वाक़यात को भी बदल दिया गया है। मसलन तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक जंग के दौरान पठानों ने सिखों की कलील तादाद के मद्देनज़र सिखों को किला छोड़कर जाने का मौका दिया, लेकिन बहादुर सिख सिपाहियों ने किला छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। फिर किले की ऊंचाई का फ़ायदा उठाकर और उसकी मजबूत दीवारों की आड़ लेकर सिखों ने उस वक्त की जदीद तरीन हेनरी मार्टिनी बंदूकों से पठानों पर गोलियां बरसाईं। आज़ादी के मतवाले पठान अपनी तलवारें और देसी जर्नल राइफलें लेकर बेखौफ आगे बढ़ते रहे और गोलियों का शिकार होते रहे। तकरीबन 200 पठान सिपाही इस मुहिम में शहीद हुए। आखिर वो पठान गोलियों से बचते हुए किले की दीवार तक जा पहुंचे और अपने नंगे हाथों से मिट्टी खोद खोद कर किले की दीवार की जड़ में गड़ा कर दिया। बुनियाद के तले की मिट्टी हट जाने से दीवार गिर गई। दीवार के गिरते ही पठान फौज को लेकर किले में दाखिल हो गए। किले में तैनात सभी सिख फौजी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। क्योंकि सिख फौजियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा, इसलिए यह मुमकिन है कि लड़ाई के दौरान होने वाले वाकयात के बयान में फिल्म साजों को कुछ तख्लीक़ी आज़ादी लेने की छूट मिल गई। मगर ये फिल्म तो तारीख़ी शवाहिद मौजूद हैं उनके भी बरखिलाफ है। जैसे कि 36 सिख रेजिमेंट के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हौटन ने पूरी लड़ाई का बयान अपनी डायरी में लिखा था, जिसको उनकी मौत के बाद उनकी जूनियर ऑफिसर मेजर येसी यातिफ ने 1900 यानी कि 1900 में शायद शुदा ह्यूटन की सवाने में शामिल किया। फिल्म केसरी में तारीख के बरक्स पठानों के किला छोड़ने के मौके को धोखा दिखाया गया है, जिसके आड़ लेकर 2 पठान किले की दीवार तक पहुंचकर उसे बारूद से उड़ा देते हैं। फिल्म में एक तस्वुराती वाकया जोड़ दिया गया है, जिसमें अक्षय कुमार अपने जवानों से झूठ बोलकर एक कह देता है कि अंग्रेज अफसरों ने उसे किला छोड़कर पीछे हटने का हुक्म दिया है। नाजरीन को बताया जाता है कि इसने ऐसा इसलिए किया ताकि सिख फौजी अंग्रेजों की गुलामी के बंधन से आज़ाद हो जाए और आज़ाद सिपाहियों की तरह मौत के मुंह से जाने का फैसला खुद करे। यहाँ से सिख सिपाहियों के मुकालमों में आज़ादी, अपनी मिट्टी और कौम जैसे लफ्ज़ बार बार आते हैं। एक तो पठानों से मुजाहिदे आज़ादी होने का फ़ख्र ले लिया गया, उस पर सितम ज़रीफ़ ये कि अंग्रेज़ी सिपाही आज़ादी की ज़बान बोल रहे हैं। इस जंग के मुअर्रिख जय सिंह सोहाल लिखते हैं कि 36 रेजिमेंट की टुकड़ी के आखिरी जिंदा बचे सिपाही सिग्नलमैन गुरुमुख सिंह ने सिग्नली टावर में अपनी गोलियां ख़त्म होने पर आखिरी गोली से खुदकुशी कर ली थी, लेकिन फिल्म में जलता हुआ गुरुमुख टावर से निकलता है और औरकजइयों के सरदार गुल बादशाह को पकड़ लेता है और उसकी बारूद की पोटली में आग लगा देता है, जिससे दोनों धमाके में मारे जाते हैं। अक्षय कुमार मरते मरते जालिम मौलवी को मौत की घाट उतार देता है। हकीकत में ना तो गुल बादशाह लड़ाई में मारा गया था और ना ही मौलवी हाड़ा वो आलिम जिसने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का फतवा दिया था। जिहाद के लफ्ज़ को भी फिल्म में बहुत गलत रोशनी में दिखाया गया है। जालिम मौलवी फिल्म में बार बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है, यानी जालिम मुल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। एक मंजर में तो वो खुद यहाँ तक कह देता है कि जिहाद तो मेरे हाथ में महज एक हथियार है। इस तरह इस्लामी फोबिया की जो तस्वीर है वो मुकम्मल हो जाती है इस मंजर से। अव्वल तो ये भी याद रखना चाहिए कि 1857 के गदर की रहनुमाई मुस्लिम उलमा या मौलवियों ने की थी, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और गदर के नाकाम हो जाने पर उन्होंने अपने खून से उसका खून बहा अदा किया था। कहा जाता है कि दिल्ली से कलकत्ता तक
ग्रैंड ट्रंक शाहराह पर एक भी ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर अंग्रेजों की फतह की निशानी के तौर पर किसी आलिम की लाश न लटक रही हो। दूसरी बात यह कि हर फौज अपने माबूद का नाम लेकर मैदान जंग का रुख करती है, जैसे कि सिखों का नारा जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और मराठों का जय भवानी या हर हर महादेव। ये रिवायत हिंदुस्तानी फौज में आज तक चली आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिल्म हमारे लिए बाइस फिक्र क्यों है? क्योंकि फिल्में तो तफरीह का जरिया होती हैं, साथ ही फिल्म साज़ों को भी आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है। ये फिल्म इसलिए बाइस फिक्र है कि क्योंकि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करती है। ये फिल्म एक तारीखी वाक़े को लेकर उसके गिर्द झूठी कहानी बनती है जिसमें मुसलमान दुश्मन और विलन है और इस्लाम कटहरे में खड़ा किया गया है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कोई फिल्म में दावा करती है कि उसमें तारीखी वाक़यात पेश किए गए हैं तो इसके फिल्मसाजों पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो तारीख को सही वाक़यात के साथ पेश करें। कहा जा रहा है कि केसरी ने 2 करोड़ रुपया कमाया है अभी तक, जिसका मतलब यह है कि इस फिल्म को 1 करोड़ लोगों ने सिनेमा के पर्दे पर जाकर देख चुके हैं और आने वाले दिनों में करोड़ों लोग इसे टीवी पर देखेंगे। हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में फिल्में जितने लोगों तक पहुंचती हैं उतनी कोई तारीख की किताब नहीं पहुंचती। लिहाजा केसरी की नुमाइश के बाद लोगों के जहनों में सारागढ़ी की जंग की यही तारीख नक्श होगी और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक तस्वीर बन जाएगी। पठानों की जंग आज़ादी हमेशा के लिए तारीख के सफ़हात से कल आदम हो जाएगी और लोगों की नज़र में इस जंग में लड़ने वाले पठान धोखेबाज, गैर तहजीब याफ्ता और मुल्क दुश्मन करार पाएंगे जो इस्लाम के नाम पर जुल्म और जबर फैलाने के लिए शरीक जंग हुए थे। इस तरह की तस्वीर चूंकि सामने आएगी और पूरे फिल्म में केसरी का भी अलग से इसका नाम दिया गया है और मुसलमानों के खिलाफ जो है इस पूरा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है, तो ऐसे हालात में हुकूमत से भी और इन लोगों से जो इस तरह की फिल्में एक मखसूस कौम के ख़िलाफ़ और मखसूस मज़हब को बदनाम करने के लिए होती हैं, इस सिलसिले में जो है आला पैमाने पर शिकायत करने और एहतिजाज दर्ज करने की ज़रूरत होती है। बहरकैफ नाज़रीन, केसरी चूँकि फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, इसके कुछ अहम तरीन पहलू आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी था, इसलिए ये चीज़ आप लोगों के सामने रखी। अब आइए चलते हैं दूसरी हमारी आज की खबर की तरफ, वो है EVM। अभी परसों आएगी 23 तारीख को, जो है आज 21 है, कल का एक दिन, फिर परसों जो है रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो EVM को लेकर के और जो हालात इस वक्त हिंदुस्तान में बन रहे हैं बहुत ही तशवीशनाक हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के पस मंज़र में सोशल मीडिया पर आ रही मुबैना रिपोर्ट्स पर इलेक्शन कमीशन और मीडिया के खिलाफ मंगल को सख्त बयान दिया है। सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखा, झांसी, मेरठ, गाजीपुर, चंदौली और सारण हर जगह वोटों की गिनती मराकज़ पर मशीनें बदली जा रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और नामनिहाद मीडिया मोदी के सामने झुके हुए है, आंखों पर पट्टी बांधे घुटनों के बल बैठे हैं। उन्होंने मजीद कहा, आवाम ने मोदी के खिलाफ वोट दिया है, मीडिया और इलेक्शन कमीशन मिलकर उसे तब्दील कर रहे हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, इंतखाबात के 2 दिन बाद फगवाड़ा में प्राइवेट गाड़ी में EVM वोटों की गिनती मराकज़ पर पहुंची, फिर भी इलेक्शन कमीशन और मीडिया आज खामोश है। इन मशीनों से मोदी इंतखाबात जीत जाएंगे और हर बार की तरह खुद को सहाफ़ी कहने वाले लोग कहेंगे हारे हुए लोग EVM का बहाना बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया के दोनों ट्वीटर को दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी रीट्वीट किया है। वाज़ेह है कि पूर्वांचल के 4 अजला वाराणसी, चंदौली, मऊ और गाजीपुर में पीर की शाम से EVM को लेकर हंगामा जारी है। रात में कई मकामात पर तनाज़ा होने के बाद फोर्स तक बुलानी पड़ गई। इन अजला में इत्तेहाद के उम्मीदवारों की तरफ से EVM तब्दील किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब उम्मीदवार उनके हामियों ने मुजाहरा करते हुए EVM की निगहबानी खुद करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद इंतज़ामिया के हाथ पैर फूल गए हैं और आनन फानन में हिफाजती इंतज़ामात को मज़ीद सख्त करना पड़ा है। जी हाँ नाज़रीन, EVM को लेकर के बहुत ही ख़तरनाक जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोकसभा इंतखाब में वोटिंग के बाद अब वोट शुमारी का वक्त काफ़ी नज़दीक है, लेकिन इससे पहले जो EVM को लेकर के सामने आ रही हैं और जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं उस पर लगता है कि जो एक मखसूस पार्टी जीत ज़रूर दर्ज करेगी, ऐसा महसूस होता है। इसी बीच में कुमारस्वामी ने कहा है कि कर्नाटक के वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एग्जिट पोल के जरिए मुल्क में मोदी लहर दिखाने के साथ ही मरकज़ में अगली हुकूमत बनाने के लिए सीटों की कमी के पेश नज़र छोटी पार्टियों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैंने कल कहा था, जनता दल सेकुलर के लीडर ने कहा कि 23 मई को इलेक्शन के नतीजे आने के बाद सीटों की कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी मसनूई तौर पर बनाई गई मोदी लहर का इस्तेमाल इलाकाई पार्टियों को मुतवज्जा करने के लिए कर रही है। कुमारस्वामी ने अपने ट्वीट में कहा, सारी अपोजिशन पार्टियों ने वज़ीर आज़म के ताबे EVM के मुसद्दिक़ा होने पर तशवीश जाहिर की है। वज़ीर आला का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर पीर को
वायरल भी हो गया था। और साथ ही नाज़रीन, दफ्तर पर धरना देने की भी बात की जा रही है। यूपी के वज़ीर आला तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गैर बीजेपी जमातें पहले वीवीपैट्स की गिनती का मुतालबा करते हुए मंगल को दफ्तर इलेक्शन कमीशन के रूबरू धरना देंगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बना दिया है। उन्होंने कहा कि वो एक मरतबा फिर मंगल की शाम दिल्ली रवाना होंगे ताकि बीजेपी के मुतबादिल महाज के क़याम के लिए उनकी कोशिशों को जारी रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा वीवीपैट्स की गिनती से मुतालिक है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा तादाद में वीवीपैट्स की गिनती की जाए। जी हाँ नाज़रीन, लगातार एग्ज़िट पोल के दरमियान में ईवीएम मशीन की वजह से जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं वाकई तशवीशनाक हैं। एक रिपोर्ट है TV9 की, इसको आप तफसील से देख लें, इसके बाद आपको पता चलेगा कि इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। और ये वीडियो आप देखें और मुझे इजाज़त दें। TV9 के शुक्रिया के साथ ये वीडियो पेश की जा रही है आपके सामने। सिक्योरिटी है, लेकिन इसके साथ ही ईवीएम की सुरक्षा में बड़ी खामियों को लेकर कई तरह के दावे भी सामने आने लगे हैं। यूपी के कन्नौज में नवीन मंडी समिति में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने मंडी परिसर में लगे कैमरों के बंद होने का आरोप लगाया। हालांकि जांच के बाद ARO शैलेश कुमार ने इन आरोपों को गलत बताया। शाम के 5 बजे से कंट्रोल रूम के जो भी मॉनिटर में जो फ्लिप करते हैं कैमरे, जितने भी मंडी समिति में ईवीएम के आसपास जितने भी कैमरे लगे हुए हैं कंट्रोल रूम में, जो कैमरे ब्लिंक करते हैं वो एक भी कैमरे 5 बजे के बाद से ब्लिंक नहीं कर रहे थे। वो 5 बजे की ही टाइमिंग दिखा रहे थे। शिकायत मिली कि उनके द्वारा कहा गया कि कुछ कैमरे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको जाकर के कैमरे दिखा दिए गए। तो सभी कैमरे उन्होंने पाया कि सुचारू रूप से वर्क कर रहे हैं। कहीं पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से वहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो उनको दे जाकर सारे कैमरे चेक करा दिए गए हैं। ट्वीट पर ईवीएम की सुरक्षा से जुड़े वीडियो को शेयर किया जा रहा है। एक वीडियो को ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया यूजर शालू लिखती हैं, ईवीएम और बीजेपी के गंदे खेल के कुछ तथ्य और सबूत। ईवीएम मशीनें पंजाब में बिना सुरक्षा वाली कार में मिली। जी मशीनें जा रही हैं हेरा फेरी करते हुए एसडी कॉलेज के बाहर, एसडी विद्या मंदिर के बाहर हेरा फेरी करते हुए मशीनें पकड़ी गई। ये वोटिंग के चलते मशीनें आई हैं हेरा फेरी। बदलने का रात को ये सरेआम देख लो, लोकतंत्र की हत्या, ये देख लो लोकतंत्र की हत्या। वहीं दूसरे वीडियो को ट्वीट करते हुए शालू ने लिखा, उत्तर प्रदेश के कई शहरों से खबर आ रही है कि वहां पर ईवीएम से भरे ट्रक इधर से उधर जाते हुए पकड़े गए। इन ट्रकों में ईवीएम कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। आज रात में मशीन पर दो गाड़ी पकड़ ली गई चंदौली में। आप लोग क्या करिएगा? गोली चलावा नहीं क्या जहाँ बंद कर बताओ, अब यहीं बैठे हैं, सड़कियाँ जाम करा देंगे। बुला लीजिए को मन करे गोली चलवा लो। अब आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते अभी कर देंगे। तो अभी कर देंगे। गलत है ना, ये गलत है। कैसे गलत है? कैसे गलत है भैया? गलत का है? आम आदमी की गाड़ी है वो। इसी दूसरे वीडियो को ट्वीट करते हुए साहिल मेघानी लिखते हैं, गाजीपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी धरने पर बैठे हैं। महागठबंधन की प्रत्याशी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों से भिड़ रहे हैं। उन्होंने CISF की बजाय BSF से ईवीएम की सुरक्षा की मांग की है। एक और सोशल मीडिया यूजर परवेज M ने भी वीडियो ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, पहले से भरी हुई ईवीएम पकड़ी गई। लोकतंत्र की हत्या। एक दुकान के अंदर जमा स्थानीय लोगों ने 300 से अधिक ईवीएम को पकड़ा है। ये ट्वीट 20 मई को सुबह 10:18 पर किया गया। देखिए ईवीएम, चोरी का ईवीएम बाहर करो। दूसरा खाली देखिए, खाली ईवीएम है, खाली ईवीएम। खाली ईवीएम पकड़ी गई। देखिए देखिए, खाली ईवीएम चंदौली मंडी। ये बूथ रलत है थे ईवीएम है। अरे उतना तो जीत जा।
रवि नायर इसी वीडियो को ट्वीट करते हैं। बिना कोई कमेंट किए यूपी के चंदौली का ये वीडियो। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग के जारी दिशा निर्देश को भी ट्वीट किया, जिसमें मतदान के बाद रिजर्व ईवीएम को भी लाने ले जाने और उसके रखरखाव के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम को लेकर छिड़े इस विवाद के बाद विपक्ष के कई बड़े नेता सामने आ गए हैं। प्रियंका गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ऑडियो मैसेज भेजा है, जिसमें एग्जिट पोल को नकारने के साथ उनसे ईवीएम की सुरक्षा के लिए कहा गया है। प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए। ये आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं। इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण बनती है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत फल लाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि उत्तर भारत में अचानक से बड़ी संख्या में ईवीएम देखे गए और इसके बारे में तरह तरह के दावे किए गए हैं। ऐसा क्यों है? कौन इन ईवीएम को ले जा रहा है? इस एक्सरसाइज का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? किसी भी तरह के भ्रम और गलत धारणा से बचने के लिए चुनाव आयोग को इसके बारे में एक बयान जारी करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा लिखते हैं, अचानक ईवीएम से जुड़ी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? क्या हमारा डर सच साबित हो रहा है? आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ईवीएम की सुरक्षा में खामी और धांधली से जुड़े आरोपों की सच्चाई क्या है? ये तो जांच का विषय है और चुनाव आयोग ही इसके बारे में कोई जानकारी दे सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित हुए तो देश में एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा बड़े पैमाने पर गर्म होगा। यूपी के कन्नौज से